गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आमेर पढ़ रहे थे अपन, और अपन ने आमेर में पढ़ा था सवाई जय सिंह, और सवाई जय सिंह के बाद में अपन ने पढ़ा था ईश्वरी सिंह। आज अपन नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे माधो सिंह प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड है वह है 1750 से 1768 ईस्वी तक। ईश्वरी सिंह की आत्महत्या के बाद में माधो सिंह आमेर के शासक बने। माधो सिंह ने कई सांस्कृतिक कार्य किए, जिसमें चाकसू में शीतला माता का के मंदिर का निर्माण, इसके पश्चात इन्होंने जयपुर में मोती डोंगरी महलों का निर्माण कराया। इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया। (1763) में सवाई माधोपुर नगर बसाया। दरबारी विद्वान द्वारकानाथ भट्ट दरबारी विद्वान कौन थे? द्वारकानाथ भट्ट। इनकी रचनाएं हैं वाणी वैराग्य, और दूसरी है गालव गीत। जो माधो सिंह थे वो ईश्वरी सिंह की आत्महत्या करने के बाद में आमेर की गद्दी पर बैठे, और उन्होंने कुछ सांस्कृतिक कार्य भी करवाए, जिनमें चाकसू के शीतला माता के मंदिर का निर्माण प्रमुख है। उसके अलावा मोती डोंगरी महलों का निर्माण कराया। मोती डोंगरी महलों में एक शिव मंदिर है, वो भगवान शिव का मंदिर साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है, उसके अलावा वो कभी नहीं खुलता है। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। 1763 में सवाई माधोपुर नामक नगर बसाया, और इनके एक दरबारी विद्वान थे द्वारकानाथ भट्ट। उनकी रचनाएं हैं वाणी वैराग्य और गालव गीत। जब माधो सिंह आमेर के शासक बने तो इनके शासक बनने में मदद की थी मल्हारराव होलकर ने, और इन्होंने मराठा सरदार को 63 लाख रुपए की धनराशि देने का वादा किया, परंतु जब ये शासक बन गए तो इन्होंने वो धनराशि नहीं दी। इसीलिए इन्हीं के समय मराठों ने आमेर पर आक्रमण किया और आमेर में नरसंहार किया या कत्लेआम किया। ठीक है, तो कौन कौन से युद्ध हुए, आक्रमण हुए, वो अब मैं आपको बताता हूं।
इनके समय एक युद्ध हुआ था, काकोड़ का युद्ध। काकोड़ का युद्ध हुआ था 1759 में। किस किस के बीच हुआ? आमेर के शासक थे माधो सिंह, और मराठा सरदार थे मल्हार राव होलकर। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर और माधो सिंह के बीच में काकोड़ का युद्ध हुआ 1759 में। इसमें आमेर के शासक माधो सिंह विजयी रहे। ठीक है। इसके अलावा एक और युद्ध हुआ था, वो था भटवाड़ा का युद्ध। जब माधो सिंह आमेर के शासक बने तो इन्होंने मुगल बादशाह और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में संधि कराने का प्रयास किया और उसमें वो सफल हुए। इसमें जो मुगल बादशाह थे इससे खुश होकर उन्होंने उनको रणथंभौर की जागीर प्रदान की, परंतु उस समय रणथंभौर कोटा के अंतर्गत आता था और उस समय कोटा के शासक थे शत्रुसाल। तो शत्रुसाल और आमेर के शासक माधो सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं भटवाड़ा का युद्ध। ईस्वी में हुआ। आमेर के शासक माधो सिंह और कोटा के शासक शत्रुसाल के बीच में हुआ। कोटा के शासक शत्रुसाल का एक सेनापति था झाला जालम सिंह। झाला जालिम सिंह शत्रुसाल का एक सेनापति था। उसने हरावल बाग का नेतृत्व किया था और आमेर से माधो सिंह थे। कई बुक्स में बटवाड़ा का युद्ध माधो सिंह और झाला जालम सिंह के बीच में भी लिखा जाता है, तो अपने को ध्यान रखना है। कोटा के शासक थे शत्रुसाल का सेनापति था झाला जालम सिंह। इनके मध्य 1761 में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं बटवाड़ा का युद्ध। क्यों हुआ? क्योंकि मुगल बादशाह ने रणथंभौर की जागीर माधो सिंह को दे दी थी, परंतु शत्रुसाल इससे खुश नहीं था, इसलिए इन्होंने माधो सिंह पर आक्रमण कर दिया और इसमें शत्रुसाल विजयी रहा। और माधो सिंह पुनः आमेर की तरफ लौट गए और 1763 में इसी युद्ध के बाद में माधो सिंह ने रणथंभौर के निकट सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की। ये थे माधो सिंह। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट शासक प्रताप सिंह। माधो सिंह के बाद में इनके पुत्र पृथ्वी सिंह शासक बने थे, परंतु कुछ समय के शासन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई और माधो सिंह के छोटे भाई प्रताप सिंह उसके बाद में शासक बने। अब अपन सेकंड इसके बाद में शासक पढ़ेंगे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का टाइम पीरियड है 1778 से 1803 ईस्वी। जब प्रताप सिंह शासक बने तब मराठाओं के आक्रमण अत्यधिक बढ़ गए थे, परंतु 1801 के बाद में जब आमेर पर मराठाओं के आक्रमण लगभग बंद हो गए तो प्रताप सिंह के समय
सैन्य अभियान भी काफी हुए और उसके अलावा सांस्कृतिक प्रगति भी काफी हुई। देखते हैं पहले इनकी उपलब्धियां क्या क्या है। प्रताप सिंह खुद एक बहुत अच्छे कवि थे और ये ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। प्रताप सिंह के समय जो इनकी कविताओं का संकलन है ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। प्रताप सिंह की कविताओं का संकलन ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद खां। प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। संगीत गुरु इनके थे चांद खां, इनको बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। इसके अलावा इनके साहित्यक गुरु इनके थे गणपति भारती। प्रताप सिंह के साहित्य गुरु थे गणपति भारती। प्रताप सिंह के समय जयपुर में संगीत सम्मेलन हुआ। प्रताप सिंह के समय जयपुर में संगीत सम्मेलन हुआ। इस संगीत सम्मेलन में एक रचना हुई, उस रचना का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। प्रताप सिंह के समय जयपुर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। इस संगीत सम्मेलन में एक रचना हुई, इस रचना का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। इस रचना के रचनाकार थे ब्रजपाल भट्ट। यह अपन कह सकते हैं संकलन हुआ था, उस संकलन के संकलन करता थे ब्रजपाल भट्ट। तो प्रताप सिंह खुद एक अच्छे साहित्यक और कवि थे और साहित्यकारों के आश्रयदाता थे। ये ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। कविताओं का संकलन ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। संगीत गुरु इनके चांद खां थे, जिनको इन्होंने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। इनके साहित्य गुरु गणपति भारती थे। इनके समय जयपुर में एक संगीत सम्मेलन हुआ जहां पे एक रचना हुई राधा गोविंद संगीत सार की, जिसके रचनाकार थे ब्रजपाल भट्ट। इसके अलावा प्रताप सिंह के समय एक गंधर्व बाईसी नाम से एक समूह था, जिसको अपन प्रताप बाईसी भी कहते हैं। उनमें चांद खां, उसके अलावा गणपति भारती, ब्रजपाल भट्ट,
ये सब संगीतज्ञ थे। इनके समय गंधर्व बाईसी नामक विद्वानों का एक समूह था। जिसमें साहित्यकार, संगीतकार वो प्रमुख थे। गंधर्व बाईसी को प्रताप बाईसी भी कहते हैं। गंधर्व बाईसी को प्रताप बाईसी भी कहते हैं। प्रताप सिंह के समय हवा महल का निर्माण हुआ। सत्रह सौ 99 में। हवा महल की क्या क्या खासियत है ये देखिएगा। हवा महल स्थापना जयपुर 1799 में। वास्तुकार लालचंद। कृष्ण भगवान का मुकुट कहलाता है। पांच मंजिला है। 953 खिड़कियां हैं और 365 झरोखे हैं। प्रताप सिंह के समय एक ग्रुप था या समूह था, जो विद्वानों का ग्रुप था, जिसमें संगीतज्ञ भी थे, साहित्यकार भी थे, शिल्पी भी थे। वो सब गंधर्व बाईसी कहलाते थे। इसको प्रताप बाईसी भी कहते हैं। इसके अलावा हवा महल का निर्माण हुआ 1799 में। स्थापना जयपुर में हुई 1799 में। वास्तुकार थे लालचंद। कृष्ण भगवान का मुकुट कहलाता है। इसको जयपुर में गोविंद देव जी का मुकुट भी कहते हैं। 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं और 365 इसमें झरोखे हैं। हवा महल का निर्माण क्यों हुआ? जयपुर में उस समय तीज माता की, गणगौर की, इनकी सवारियां निकलती थी। तो राजमहल की जो स्त्रियां होती थी, उन स्त्रियों या रानियों को उन सवारी को देखने के लिए ये हवा महल का निर्माण कराया गया। ये 5 मंजिला है। इन 5 मंजिलों में 953 खिड़कियां हैं। 953 खिड़कियां हवा आने के लिए नहीं, ये मुख्यतः देखने के लिए, जो झांकियां निकलती थी उनको देखने के लिए इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, तो ये थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां अभी तक अपन ने पढ़ी है। इसके बाद में अब अपन पढ़ते हैं प्रताप सिंह के सैन्य उपलब्धियां। इनके समय एक युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। सत्रह में। जो तुंगा का युद्ध था वो हुआ था प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में।
प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में तुंगा नामक जगह पर एक युद्ध हुआ था जो कहलाता है तुंगा का युद्ध। प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था और महादजी सिंधिया इसमें विजय रहे थे। प्रताप सिंह ने यहां पे संधि कर ली और कुछ चौथ के रूप में रुपए देना स्वीकार किया, परंतु बाद में ये रुपए नहीं दिए तो एक और युद्ध होता है, इसको कहते हैं पाटन का युद्ध। सॉरी, इसमें विजय प्रताप सिंह की रही थी। जो तुंगा का युद्ध था उसमें प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में युद्ध हुआ था 1787 में, जिसमें प्रताप सिंह की विजय हुई थी। इसके बाद में इसका बदला लेने के लिए महादजी सिंधिया ने पाटन नामक जगह पर एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध हुआ था 1790 में। इधर तो थे आमेर से प्रताप सिंह और मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया प्लस डी बोई। डी बोई इनके बीच में हुआ था 1790 में पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध हुआ था आमेर के प्रताप सिंह और मराठा सरदार महादजी सिंधिया और फ्रांसीसी डी बोई साथ में थे। इसमें महादजी सिंधिया की विजय हुई थी और आगे चलकर मराठा और आमेर के बीच में एक संधि हो गई जिसे जयपुर मराठा संधि कहते हैं। उसके बाद में जब बेसिन की संधि हुई मराठा और अंग्रेज के बीच में, उसके बाद में मराठा शासन की जो शक्ति है वो क्षीण होती चली गई और अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में स्थापित होने लगा। और उसी के साथ में आगे चलकर वेलेजली ने सबसे पहले मराठाओं से, इनसे अवध से इनसे संधि की। उसके बाद में आगे चल के राजस्थान में भी सब राजपूताना शासक धीरे धीरे करके अंग्रेजों की से संधि कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बाद में जो शासक बने वो थे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय मैंने जब आपको मेवाड़ पढ़ाया था उसमें मैं पढ़ाया था जगत सिंह द्वितीय के समय गिंगोली का युद्ध हुआ था। मेवाड़ की जो कृष्णा कुमारी थी उनका विवाह मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में तय हुआ था, परंतु उनकी मृत्यु होने के कारण बाद में इनका विवाह जगत सिंह द्वितीय के बीच में हो गया। तो जो मारवाड़ के राजा मान सिंह थे उनके और जगत सिंह द्वितीय के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 में। तो वो मैं आपको मेवाड़ में पढ़ा चुका हूं। जगत सिंह सेकंड, ठीक है, जगत सिंह सेकंड इसके बाद में शासक बने। जगत सिंह सेकंड के टाइम में जो प्रमुख घटनाएं हुई वो था गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? आमेर के राजा कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। और मारवाड़ के राजा मान सिंह के बीच में। इनका साथ दिया था हकीम खां पिंडारी ने।
गिंगोली का युद्ध आमेर के जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के मान सिंह के बीच में हुआ था। मैंने आपको ये विस्तार पूर्वक जो मेवाड़ पढ़ाया था उसमें कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ाया था, उसमें आपको गिंगोली का युद्ध विस्तार पूर्वक बताया था। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। ठीक है, तो गिंगोली का युद्ध वहां पे भी पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। इसके अलावा इन्हीं के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ के साथ 1818 में संधि हुई थी। अधीनस्थ विलय की जो ईस्ट इंडिया के साथ में संधि हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है, तो जगत सिंह के समय गिंगोली का युद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 की संधि हुई थी। इसके बाद में जो प्रमुख शासक आते हैं वो आते हैं राम सिंह। राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड इसके बाद में शासक बनते हैं। इनके समय अंग्रेज की अधीनस्थता स्वीकार कर ली थी, इसलिए कोई युद्ध वुद्ध नहीं होते। इनके जो प्रमुख कार्य हैं, इनकी समय राम सिंह के समय जॉन लुडलो जयपुर के प्रशासक नियुक्त होते हैं। इन्हीं के समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण होता है। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण होता है। जो अल्बर्ट हॉल है उसकी आकृति पिरामिडी है। जो अल्बर्ट हॉल है उसकी आकृति पिरामिड है। इसके वास्तुकार स्टीवन जेकब। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार स्टीवन जेकब है। हिंदू इस्लामिक व ईसाई मिश्रित शैली में निर्मित है। जॉन लुडलो को इनके समय जयपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं इस समय। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया गया। इसकी आकृति पिरामिडीय है। वास्तुकार कौन है? स्टीवन जेकब। हिंदू इस्लामिक व ईसाई मिश्रित शैली में निर्मित है। इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या किया ये देखते हैं।
रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया। इसके अलावा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का निर्माण कराया, स्थापना। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को मदरसा ए हुनरी भी कहते हैं। रामगढ़ बांध का निर्माण कराया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स को मदरसा ए हुनरी भी कहते हैं। इसके अलावा महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, की स्थापना। मेयो कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय हुई। मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना। रामबाग पैलेस की स्थापना। रामबाग पैलेस का निर्माण भी इन्होंने करवाया। इन्हीं के समय रामगढ़ बांध का निर्माण हुआ। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिसको मदरसा ए हुनरी भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई और रामबाग पैलेस का निर्माण हुआ। तो ये थे राम सिंह। और इन्हीं के समय एडवर्ड सेवंथ के जयपुर आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके समय जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया? तो वह है राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया। एडवर्ड सेवंथ के जयपुर आगमन पर यह कार्य किया गया। और पहली बार आपको मैंने बताया था जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा? स्टीफन रीड की एक बुक है द रॉयल टाउन ऑफ राजस्थान, उसमें जयपुर को पहली बार पिंक सिटी कहा गया। एक बात और लिखिएगा, 1857 की क्रांति में के समय अंग्रेजों का साथ दिया। राम सिंह ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। इसी के कारण इनको अंग्रेजों ने उपाधि दी सितार ए हिंद। और कोटपुतली की जागीर प्रदान की।
राम सिंह ने 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि प्रदान की सितार ए हिंद, सितार ए हिंद, और कोटपुतली की जागीर प्रदान की। इनके बाद में जो शासक बने वो थे माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह सेकंड के ज्यादा काम नहीं है, बस इनका एक उपनाम है, अन्य नाम, इनका एक अन्य नाम है बब्बर शेर। इसके अलावा इन्होंने शिला माता के मंदिर में चांदी के पात्र रखवाए। जो माधो सिंह सेकंड है उनका अन्य नाम है बब्बर शेर, और उसके अलावा शिला माता के मंदिर में इन्होंने चांदी के पात्र रखवाए। इन चांदी के पात्रों को कहते हैं कि जो चांदी के चरु हैं बड़े बड़े वो रखवाए, कहते हैं कि उनको हिलाया भी नहीं जा सकता। माधो सिंह सेकंड के बाद में जो शासक बने वो थे मान सिंह द्वितीय। मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड जब शासक बने तो मान सिंह सेकंड के एक प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। मान सिंह सेकंड के एक प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को परकोटे के बाहर बसाया। मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को परकोटे के बाहर बसाया। इसके अलावा इनकी एक पत्नी थी श्रीमती गायत्री देवी। इनकी पत्नी थी गायत्री देवी। गायत्री देवी ने स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा, और जो ये स्वतंत्र पार्टी है ये कूच बिहार से संबंधित थी। तो मान सिंह सेकंड की पत्नी थी श्रीमती गायत्री देवी। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसी के साथ में अपना आमेर कंप्लीट होता है, और आमेर के कच्छप वंश यहीं तक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लगा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन मारवाड़ के राठौड़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।